हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कितने ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे, अब कितने आर्टिकल्स हैं, उसमें कैलीग्राफी किसने करी है, या कॉन्स्टिट्यूशन को ब्यूटिफाई किसने करा है, या सबसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का कौन सा है। तो ये सारे फीचर्स वगैरह आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में है क्या। देखो, पहले तो हमें समझना है कि पूरी कंट्री में जो लॉ है, क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन बने हुए, लॉज बने हुए, उसी के थ्रू पूरा सिस्टम चलता है, ठीक है। तो ये कंट्री किस तरीके से गवर्न हो रही है, पहला चीज एक तो कॉन्स्टिट्यूशन से, नंबर 1 जो कि सुप्रीम लॉ है। देश कैसे चलता है, सुप्रीम लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री का सुप्रीम लॉ है। इसके हिसाब से एक तो कंट्री में गवर्नेंस होने वाला है, दूसरा केवल कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही देश नहीं चलने वाला, बस वो सुप्रीम लॉ है। साथ ही साथ एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि कई चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो पार्लियामेंट में एक्ट पास करके ही कई डिफरेंट चीजों को गवर्न किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट के एग्जांपल जैसे हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू आरबीआई जो भी है अपने फंक्शंस वगैरह कर रहा है, बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट कर रहा है। या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी जो है शेयर मार्केट को रेगुलेट कर रहा है, तो वो पार्लियामेंट के एक्ट से बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। और भी कई चीजें हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, वो पार्लियामेंट के एक्ट से चला है, जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज से रिलेटेड जो चीजें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, पार्लियामेंट में एक्ट के थ्रू पास हो रखा है। या इंडियन पीनल कोड, जैसे हमने सुना है कि सेक्शन 302, ठीक है, आईपीसी मर्डर, ठीक है, मर्डर में मिनिमम 7 साल की सजा या मैक्सिमम डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है कि मर्डर की सजा ये है, ठीक है। वो जो सेक्शन 302 हम सुनते हैं कि धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है, जज कहता है, कई बार मूवीज में देखा होगा आपने, तो वो आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1860 अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है, लेकिन देश इन सारी चीजों से भी चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा, तो उन्हें हम बोलते हैं एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हम स्टैट्यूट भी बोलते हैं। स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ, ठीक है। उसके अलावा तीसरा अगर हम बात करें वर्डिक्ट्स ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो वर्डिक्ट होते हैं वो अपने आप में लॉ होते हैं, ठीक है, वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो भी वर्डिक्ट होंगे वो अपने आप में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होंगे, मतलब वो परपेचुअल मेमोरी के लिए रखे जाएंगे और उसे एज ए लॉ रेफर किया जाएगा फ्यूचर में 30 साल बाद, 40 साल बाद कहीं भी कोई भी केस होता है, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पुराने वर्डिक्ट को रेफर करके नए वर्डिक्ट में एग्जाम्पल दिया जाएगा कि देखो पुराने वर्डिक्ट के हिसाब से, हाई कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से ऐसा था, तो इसमें भी ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। तो वर्डिक्ट्स ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वो भी अपने आप में लॉ होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, और जो भी हमारे चैनल में नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये सारे वीडियोस आपको YouTube में तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ हमारे इक्वेशंस आईएएस ऐप जो कि गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है उसमें भी आपको मिलेंगे। आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे फ्री वीडियोस भी मिलेंगे और पेड वीडियोस भी आपके लिए अवेलेबल होंगे वहाँ पर, ठीक है। तो वर्डिक्ट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये भी अपने आप में लॉ होते हैं। नंबर 4 है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब है कि डेलीगेट कर देना कोई भी पावर लॉ बनाने से रिलेटेड, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अलग अलग लोगों को डेलीगेट करता है पावर कि वो भी अपने आप में ऑर्डर निकाल सकते हैं, वो भी अपने आप में लॉ होता है। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई ऑर्डर निकाल दे तो वो अपने आप में लॉ हो गया, ठीक है, जो कि हमें वायलेट नहीं करना, फॉलो करना है। कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट, या जैसे डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, उसने ऑर्डर निकाल दिया कि भाई 7 बजे के बाद ना कोविड कर्फ्यू होगा, 7 बजे के बाद घर से नहीं निकलना,
तो वो अपने आप में लॉ हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, पार्लियामेंट के एक्ट में नहीं है, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है या वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, अलग अलग लोगों को डेलीगेट करते हैं सारी पावर्स कि वो कोई भी ऑर्डर निकाल सकते हैं जो कि अपने आप में, वो ऑर्डर अपने आप में लॉ होंगे जो लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, बस कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये ध्यान रखना है कि सुप्रीम लॉ है, मतलब ये सारी चीजें जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ही ये इन सारी चीजों को ये पावर्स दे रहा है कि अपने आप में लॉ बना सकें। कॉन्स्टिट्यूशन में सभी चीजें कवर नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस करा कि देश किस तरीके से गवर्न हो रहा है। बस कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है, वो वायलेट नहीं होना चाहिए, उसके खासकर उसमें जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, वो वायलेट नहीं होना चाहिए। हाँ, उसके अलावा देखो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हम इसके सोर्स की बात करें, सोर्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। सोर्स की बात करें तो नंबर 1, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, एक तो ये जो सोर्स है इसे कहा जाता है, ये जो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 को शुरुआत इसलिए कही जाती है क्योंकि ये आपको पता होगा कि 1857 की जब रिवोल्ट हुआ था, क्रांति हुई थी, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के ऊपर रूल कर रही थी। और 1857 के रिवोल्ट के बाद हुआ क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना पावर ट्रांसफर कर ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, मतलब इंडिया ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा दिया गया था इंडिया से। ठीक है, तो ये आपको एक समझना है, ये या हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है उन वीडियोस को देखें, थोड़ा समझें कि 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रूल कर रही थी और 1858 का जो एक्ट आया था उससे ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा दिया गया था इंडिया से, 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। और इंडिया के ऊपर गवर्न कौन करने लगा था? ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, इंडिया को हेड कौन कर रहा है? पावर ट्रांसफर हो गई थी ब्रिटिश क्राउन, और इसीलिए एक्ट का नाम ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ये गवर्नेंस से रिलेटेड था। ठीक है, तो इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो ये एग्जाम में कई बार आया, क्योंकि उससे पहले तो एक कंपनी इंडिया के ऊपर रूल कर रही थी, 1858 के बाद कंपनी इंडिया के ऊपर रूल नहीं कर रही है, ब्रिटिश क्राउन रूल कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ये मैग्ना कार्टा क्या है, ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। मैग्ना कार्टा क्या है? हुआ क्या कि इंग्लैंड में एक किंग जॉन थे 1215 एडी में, 1215 एडी में किंग जॉन थे, किंग जॉन। ठीक है, इंग्लैंड में इन्होंने क्या करा कि ये लोगों को परेशान कर रहे थे इंग्लैंड में, जैसे वहां पर क्रिश्चियनिटी तो थी उस समय, तो बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, चर्च वगैरह भी थे। तो वहां पर जो किंग जॉन थे वो एक तो चर्च के मामलों में इंटरफेयर करते थे, उसके अलावा क्योंकि राजा जो था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, सारी पावर, जुडिशियल पावर सब राजा के पास होती थी। तो राजा कई बार क्या है, एक तो टैक्सेस ज्यादा लगाता था, कई बार लोग इस वजह से भी लोग परेशान थे कि इतना ज्यादा राजा टैक्सेस लगा रहा है। उसके अलावा राजा कभी भी किसी को भी अरेस्ट कर लेता था। ठीक है, ये सारे भी इश्यूज थे। तो एक ना रिबेलियन हो गया, विद्रोह हो गया राजा के अगेंस्ट, किंग जॉन के अगेंस्ट। ठीक है, तो उसमें रिलीजियस रीजन भी थे कि चर्च के मामलों में इंटरफेयर कर रहे थे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो लोगों को अननेसेसरी जेल में डाला जा रहा था, टैक्सेस इंपोज किए जा रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन लोगों का हो रहा था। ठीक है, जस्टिस प्रॉपर नहीं मिल रहा था, तो ये सारी चीजें थी। तो फिर हुआ क्या, क्योंकि रिबेलियन चल रहा था लगातार, तो किंग जॉन एग्री हो गए, जो रेबिलियन ग्रुप है उनके साथ एग्री हो गए कि ठीक है, रिटन में कि ऐसा करते हैं, एक एग्रीमेंट बना लेते हैं रिटन में, और इसके हिसाब से ही फिर हम पूरे सिस्टम को चलाएंगे। मतलब एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार रिटन में ऐसा कहा जाता है 1215 एडी में बना था, जिसे कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो किंग जॉन एग्रीड टू द टर्म्स ऑफ रेबल ग्रुप इन इंग्लैंड। ठीक है, उनकी टर्म्स के साथ एग्री हो गए। अब इनमें टर्म्स क्या क्या थी, एक तो प्रोटेक्शन
अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट, इलीगल अरेस्ट एक तो ये था, ठीक है। दूसरा टैक्सेशन, टैक्सेस टू बी रिड्यूस्ड, टैक्सेस को रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है। दूसरा ये था। तीसरा जस्टिस फॉर ऑल, और चौथा नो इंटरफेरेंस इन चर्च अफेयर्स। चर्च अफेयर्स ये एक रिलीजियस रीजन था जिस वजह से लोगों ने विद्रोह, मतलब ये 4 मेन रीजन थे जिस वजह से लोग किंग जॉन के अगेंस्ट हो गए थे, और किंग जॉन मजबूर हो गए थे कि रेबल ग्रुप के साथ एक एग्रीमेंट करें। तो वो जो रिटन में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी उसको ना मैग्ना कार्टा बोला गया, ठीक है। एक तो ये है, और इंडिया में इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है क्योंकि पहली बार एक रिटन टाइप का गवर्नेंस से रिलेटेड लॉ आया था 1858। उससे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे रूल कर रही थी, ठीक है। उसके अलावा सोर्स की अगर हम बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ना 75% हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। 75% सोर्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी फीचर्स वगैरह हैं वो कहाँ से, किस एक्ट से सबसे ज़्यादा लिए गए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके अलावा ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम लॉ है कंट्री का, ठीक है। इसी के हिसाब से देश चलने वाला है। बाकी चीज़ें फिर सीनियोरिटी के हिसाब से नीचे की तरफ आती हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा फीचर इसी से रिलेटेड अगर हम बात करें, इंडिया का तो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर हम बात करें कि ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में किसके पास है, तो ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए का, 1787 का बना हुआ, ठीक है। तो ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यूएसए हैज ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। कब का बना हुआ है? 1787 का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में भी आए। उसके अलावा ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन का कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ब्रिटेन का ना अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे इंडिया में तो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, रिटन में, प्रिंटेड फॉर्म में। ब्रिटेन में ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है प्रिंटेड फॉर्म में। तो ब्रिटेन हैज, ये भी ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में आया हुआ, ब्रिटेन हैज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है बट रिटन इन, लेकिन किस चीज में रिटन है? वहां के जो कोर्ट के जो अलग अलग वर्डिक्ट हैं उसमें, वर्डिक्ट जो रिटन फॉर्म में आते हैं, और अलग अलग जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, ठीक है, उसके थ्रू ब्रिटेन को गवर्न किया जा रहा है। तो वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी जुडिशरी है, फेडरल कोर्ट, उनके हिसाब से जो है ब्रिटेन चल रहा है, कोर्ट के वर्डिक्ट के हिसाब से या फिर ट्रीटीज, बट रिटन एज वेरियस verdicts of high courts, supreme courts and treaties। ठीक है, तो ये कुछ डेटा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल और 1 प्रीएम्बल।
ठीक है, ओरिजिनली। अब प्रेजेंट की अगर हम बात करें, प्रेजेंट में लगभग 470 आर्टिकल्स अप्रॉक्स, 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स और 1 प्रीएम्बल। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ओरिजिनली कितने थे और प्रेजेंट में कितने हैं। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ओरिजिनली प्रिंटेड फॉर्म में या टाइप्ड फॉर्म में नहीं था। ठीक है, ये हैंड रिटन था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हैंड रिटन, और इसकी जो कॉपी है वो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में हीलियम फिल्ड केस में प्रिजर्व रखी गई है। ठीक है, हैंड रिटन एंड हैज बीन प्रिजर्व्ड इन द हीलियम फिल्ड केस in the Library of Parliament, ठीक है, तो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में इसे प्रिजर्व रखा गया है ताकि फटे ना, इसलिए हीलियम फिल्ड केस में। तो एग्जाम में आया हुआ है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो कहाँ है इस समय, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में हीलियम फिल्ड केस में है। उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब हम बात कर रहे हैं कि ये हैंड रिटन था, तो ये हैंड राइटिंग किसकी थी? ठीक है, इसे हम बोलते हैं कैलीग्राफी, हैंड राइटिंग को कैलीग्राफी। तो एक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, उन्होंने ये लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन, हैंड रिटन इनकी राइटिंग थी, और ये पब्लिश भी देहरादून में हुआ था, उसके अलावा एक और थे वसंत कृष्ण वैद्य, इन्होंने हिंदी में लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन, हैंड राइटिंग इसकी थी। ये एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसीलिए हम सारे लिख रहे हैं। ये आप नोट डाउन करके स्टार बना लेना, अंडरलाइन कर लेना, और ये आपको याद रखना है। उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन था हैंड रिटन था, तो साइड में ना डिजाइन वगैरह था, ब्यूटिफिकेशन भी किया गया कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि ब्यूटिफिकेशन, अब ब्यूटिफिकेशन कौन करेगा? जो फेमस पेंटर वगैरह होंगे वही ब्यूटिफिकेशन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को ब्यूटिफाई या डेकोरेट करा था नंदलाल बोस ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ, नंदलाल बोस। ठीक है, डेकोरेटेड एंड ब्यूटिफाइड द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, अब पहली कॉपी ये ध्यान रखना है देहरादून में प्रिंट हुई थी। देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया का प्रिंटिंग ऑफिस है, जहाँ पर मैप वगैरह प्रिंट होते थे, तो वहाँ पर पहली कॉपी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिंट हुई थी। ठीक है, तो एक तो ये है। उसके अलावा जो प्रोविजंस है इंपॉर्टेंट, वो समझ लेते हैं जल्दी जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन के। हाँ, जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम वो कहां से लिया है? वो लिया है ब्रिटेन से। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ है। नंबर 2 कि अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए हैं? यूएसए से। बिल ऑफ राइट्स है यूएसए का, वहां से लिया है फंडामेंटल राइट्स। तीसरा फंडामेंटल ड्यूटीज वो हमने लिया है रशिया एंड जापान से। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं, आप सारे वीडियो जरूर देखिएगा। अब पुराने जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हैं, वो सारे देखिएगा, रशिया एंड जापान। उसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, ये लिया है आयरलैंड से। ठीक है, उसके अलावा इमरजेंसी प्रोविजंस ये जर्मनी से। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं, अमेंडमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कैसे करते हैं
वो प्रोविजंस वगैरह साउथ अफ्रीका से लिए, साउथ अफ्रीका, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। उसके अलावा कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया, कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया है। उसके अलावा सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, ऑफ जुडिशरी, ठीक है, ये यूएसए लिया है, यूएसए से लिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने लिखी और एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आए हैं। और एक और चीज, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। हमारी आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ये हमने कहां से लिया है? यूएसए। यूएसए में भी आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, प्रोविजंस हैं जो कि हमने अलग अलग कंट्री से लिए हैं और एग्जाम में कई बार आए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करा एक इंट्रोडक्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि देश किस तरीके से गवर्न हो रहा है, और ये एक फंडामेंटल लॉ है, और या इसे हम बोल सकते हैं सुप्रीम लॉ है, जिसके बेसिस में ही कंट्री को गवर्न किया जा रहा है, ठीक है। बाकी पार्लियामेंट के कोई भी एक्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को ही इंटरप्रेट करके अपने अलग अलग वर्डिक्ट देता है, अलग अलग पार्लियामेंट के एक्ट्स को इंटरप्रेट करके अपने अलग अलग वर्डिक्ट्स देता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है जिसके बेसिस पे पूरा देश चल रहा है। तो फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे हम प्रीएम्बल वगैरह स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।